तो स्वागत है साथियों आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की हालांकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ही और कुछ मित्रों ने तो तैयारी कंप्लीट भी कर रखी है। अपना टॉपिक वैसे तो पूरा सिलेबस हमने करवा दिया है महिला व बाल अपराध का। अलग से अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है महिला बाल अपराध की। जिस मित्र ने अभी तक नहीं भी देखा है इस टॉपिक को उठाकर या थोड़ा बहुत देखा है जिसको डाउट है वो देख लेना। प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है। मैं आज प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उस प्लेलिस्ट को लिंक डाल दूंगा। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे जितने भी 20-25 वीडियो है टोटल 4 से 5 घंटे का कोर्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पूरे के पूरे जितने वीडियो वो खुल के आपके सामने आ जाएंगे। छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियो आप पूरा देख लेना। और जिस मित्र की तैयारी है उसके लिए आज की ये अच्छी रिवीजन क्लास है। इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नया सीखने को मिलेगा। स्टडी एग्जाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी। वो आप ऐसा आपको लोगो दिखाई देगा, वो अपना चैनल है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया था। राजस्थान में एक अलग ही स्टडी एग्जाम एकेडमी ने पहचान बनाई महिला व बाल अपराध। इस टॉपिक जो नया टॉपिक आया था आरएस एग्जाम के अंदर और राजस्थान पुलिस एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो गई। आज का ये अंतिम वीडियो आप समझ सकते हो। उसके बाद हो सकता है कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने तो हम लेके आएंगे, अन्यथा वैसे अपना पूरा सिलेबस हो चुका है। राजस्थान के आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, कोई भी आप पीडीएफ खरीद लेना, बुक्स उठा लेना राजस्थान की कोई भी, आपको अपने सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। घुमा फिरा कर मिल सकता है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन आपको यही मिलने वाला है। हालांकि आप, मुझे पता है आप ट्राई करते हो। तो बिना देर किए मैं क्लास को लंबी नहीं करना चाहता हूँ। छोटी सी क्लास में मैं वैसे ही अधिक क्वेश्चन कवर करवाता हूँ। इसके अलावा आपको कुछ डाउट है एग्जाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, राजस्थान पुलिस के बारे में, किसी क्वेश्चन के बारे में, कुछ भी आपको पूछना है तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टडी एग्जाम एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। उस पर आप व्हाट्सएप करके टीम से बात कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में जारक्रम के बारे में प्रावधान किया गया है। साथियों यहाँ पर एक नाम आया है जारक्रम। ये एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों रहेगा मैं पूरी बता देता हूँ। सबसे पहले स्वयं का वीडियो रोककर आप मूल्यांकन कर सकते हैं आपको इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर साथियों यहाँ पर डी होगा। क्या होगा? डी। कौन सी धारा? धारा 497। इसके अंदर जारक्रम के बारे में प्रावधान है। ठीक है। अब साथियों कि ये जारक्रम क्या है। जारक्रम क्या होता है कि मान लो कि ये कोई पुरुष है और एक नंबर कोई पुरुष है और बी उसकी पत्नी है। ठीक है। अब मान लो ये ए इसका पति है, ए इसका पति है, बी इसकी पत्नी है, और ये मान लो सी कोई दूसरा व्यक्ति है। ये मान लो व्यक्ति इस ए की पत्नी बी के साथ किसी प्रकार का शारीरिक संबंध बनाता है, इससे किसी प्रकार का कोई मान लो दूसरा गैर कानूनी गलत कोई रिश्ता रखता है, तो इससे जारक्रम बोला जाता है। इसके साथ जो शारीरिक संभोग बनाता है। अब मैं आपको बता दूं जारक्रम में धारा 497 महत्वपूर्ण क्यों है। देखो साथियों ये जारक्रम वाली जो धारा है 497, इसमें देखो एक याचिका दर्ज की गई थी और इस जारक्रम को वर्तमान में हटा दिया गया है। कब हटाया गया ये काफी महत्वपूर्ण है, करंट का मुद्दा है। 27 सितंबर 2018 को इसको हटा दिया गया। एक महिला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि जारक्रम हटा देना चाहिए, महिला को आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो भी अपनी इच्छा से कुछ भी कर सके, क्योंकि पुरुष को यदि आज़ादी है तो महिला को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसलिए महिला को स्वतंत्र कर दिया गया। वो चाहे तो किसी दूसरे पुरुष के साथ किसी प्रकार का संबंध बना सकती है, इसमें उसका पति कुछ नहीं कर सकता। पहले उसका पति है वो पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया। हालांकि ये ऐसा काम करना तो बिल्कुल गलत है हमारे समाज के लिए। समाज की नज़र में गलत है साथियों, लेकिन कानून की नज़र में बिल्कुल इसको गलत नहीं माना गया है। तो आशा करता हूं कि जारक्रम आपको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अब देखो तो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा है जो 1860 आईपीसी, ये पूछी जाएगी आपको आईपीसी लागू कब हुई थी। तो आईपीसी को लागू किया गया, ये 1860 की है, लागू किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1862 को, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, आईपीसी को लागू किया गया। अब कुछ मित्र पूछ रहे थे सर आईपीसी में कुल इतनी कितनी धाराएं हैं। देखो धाराएं तो बहुत सारी है, आपके जो सिलेबस में है वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल इसमें जो धाराएं हैं आईपीसी में वो 511 धारा है। कितनी है? 511
11 धारा है। उसके अलावा आईपीसी के अलावा और क्या होती है, एक सीआरपीसी भी होती है, ध्यान रखना। सीआरपीसी को कब सीआरपीसी 1973, सीआरपीसी को सब कब लागू किया गया ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। सीआरपीसी लागू हुई थी साथियों 1 अप्रैल 1974 में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1974 में। और आईपीसी कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 को। पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, बिल्कुल मजाक मत समझना। 6 पारियों में पेपर होगा, टोटल 60 क्वेश्चन बनेंगे, एग्जामिनर 60 क्वेश्चन बनाएगा। 60 में से कौन सा क्वेश्चन आपके आएगा आपकी पारी में, वो आप पर निर्भर है, आपकी किस्मत है, हार्ड आएंगे या सरल आएंगे। इसलिए ध्यान रख लेना एक एक पॉइंट को। हमारी टीम ने पूरा प्रयास किया, फिर भी यदि आप गलत करते हो, अपने सिलेबस में पूरा जितना है उससे मैंने एक्स्ट्रा ही करवाया आपको, गलत करते हो फिर आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक बार वापस जल्दी से रिवीजन मार लेना एग्जाम में जाने से पहले, आज ही स्टार्ट कर देना, क्योंकि 4-5 घंटे का यह टोटल मटेरियल। आगे बढ़ो। दूसरा, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा में गर्भपात के बारे में प्रावधान किया गया है? गर्भपात के बारे में कौन सी धारा में प्रावधान किया गया है? इसका यहां पर राइट आंसर की बात करूं मैं तो वो डी हो जाएगा। धारा 312 के अंदर गर्भपात के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी धाराएं जितनी भी शेष बची है, 375, 76 वाली, 354 वाली, उन सब के बारे में मैं बता चुका हूं। देखो धारा 312 में क्या है, जो धारा 312 मैंने बताई है इसमें क्या है, ध्यान से देखना। एग्जामिनर इस एक क्वेश्चन से ही 4 या 5 क्वेश्चन बनाएगा। किसी पुरुष व महिला द्वारा अन्य स्त्री का गर्भपात बिना कारण से करवाने पर धारा 312 लागू होती है। और इसमें देखो सजा कितनी है धारा 312 में, इसमें सजा है कम से कम 3 वर्ष की और अधिकतम 7 वर्ष की इसमें सजा है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी धाराएं दी गई है गर्भपात वाली में, जैसे कि धारा 313 भी पूछी जाए। धारा देखो धाराएं डालेगा एग्जामिनर, क्योंकि इतने क्वेश्चन कहां से लेके आएगा वो। धारा 313 यदि पूछी जाए तो किसी महिला के बिना सहमति के करवाया गया गर्भपात, धारा 313 13 सजा कितनी है? 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, आजीवन जेल हो सकती है इसमें। धारा 314 यदि पूछी जाए, ये धाराएं काफी महत्वपूर्ण है। गर्भपात के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को इसमें सजा मिलती है कम से कम 10 वर्ष की। अगला देखो, बाल विवाह के निषेध हेतु कब बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया? बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? 1940, 1929, 1937 और 1948। हालांकि इसका आंसर आपको आ रहा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो भी होगा 1929 में। बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। शारदा एक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1930 में इस शारदा एक्ट को लागू किया गया। इसे बाल विवाह निषेध अधिनियम कहा जाता है। इसमें संशोधन किया गया, ध्यान रखना, इसमें संशोधन हुआ था 2006 के अंदर हुआ था, और इसको वापस बाल विवाह निषेध अधिनियम, शारदा एक्ट का नाम बाल विवाह निषेध अधिनियम यहां पर किया गया। इसके अंदर कब किया गया? नवंबर 2007 में इसको लागू कर दिया गया। अगला देखो यहां पर, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दहेज मृत्यु को दंडनीय अपराध बनाया गया है? दहेज मृत्यु को दंडनीय अपराध बनाया गया कौन सी धारा में? इसका यहां पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 304 खे के अंतर्गत। सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा सती निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान की अंतिम सती किस जिले की थी? सीकर जिले की थी। और देखो 1975, 1987, 2002 और 1990, इसका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम सती कब हुई थी? 1987। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहां पर अगला क्वेश्चन है, सती निवारण अधिनियम की कौन सी धारा में सती की यह परिभाषा दी गई है कि मृतक पति की विधवा को मृतक पति या रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना ही क्या होता है? सती होता है। सती के अंदर क्या होता है? देखो सती क्या होती है सभी को पता है। मान लो किसी पति की पत्नी की जो पति होता है, किसी पत्नी का पति, उसकी मान लो मृत्यु हो जाती है तो उस महिला को विधवा बोला जाता है। और वो विधवा क्या करती है? या तो पति की जो पति को जलाते हैं उसके साथ में जल जाती है या बाद में जल जाती है, तो इसे क्या बोला जाता है? सती होना बोला जाता है। तो ये कौन सी धारा में है, इसका यहाँ पर पूछा गया है। सती की जो परिभाषा दी गई है काफी महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धारा 2 में। नेक्स्ट,
संसद द्वारा किस वर्ष बाल श्रमिक निषेध अधिनियम पारित किया गया? बाल श्रमिक निषेध अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया, यह पूछा गया है। लागू कब हुआ ये नहीं पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाएगा 1986 में। और इसमें देखो संशोधन कब हुआ था, इसमें संशोधन भी किया गया 2016 के अंदर, इसमें संशोधन हुआ, 2017 में भी हुआ। यह भी काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम के बारे में विशेष व्यवस्था की गई है? बाल श्रम के बारे में विशेष व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 39 अड़े, अनुच्छेद 49। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39। पोक्सो कानून की मुख्य अवधारणाओं में शामिल है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ये अवधारणा वाले। पोक्सो कानून 2012, 14 नवंबर 2012 को लागू। इसके अंदर कौन कौन शामिल है? बालक भी शामिल है, जेंडर निरपेक्ष, सांझे घर के बच्चे या उपयुक्त सभी। तो देखो बालक, जेंडर निरपेक्ष, सांझे घर के बच्चे और ये सभी इसके अंदर शामिल है। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। बच्चे से संबंधित लैंगिक अपराधों में धारा 21 के तहत अधिकारी एफआईआर क्या होता है? पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाने में सबसे पहले रिपोर्ट जो दर्ज करवाई जाती है, नहीं करता है, मान लो कोई भी अधिकारी है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता है, कौन सी धारा 21 के तहत, तो उसके लिए कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो वो पुलिस अधिकारी है, थानादार है, एसआई है, कोई भी है, कांस्टेबल, तो उसके लिए 6 माह की सजा है कम से कम, ध्यान रखना। पोक्सो एक्ट में बच्चों को किस प्रकार के अपराध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है? इससे पहले यदि स्टडी एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने इसको लाल बटन को तोड़ मरोड़ कर यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली कोई भी सूचना और नोटिस आपको सबसे पहले मिल सके। देखो सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल असोल्ट, पोर्नोग्राफी या उपयुक्त सभी, तो इसके अंदर ये सभी शामिल है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को बच्चों की हित रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है राज्यों को? अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39(4) या उपयुक्त सभी। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 15(3) के अंदर। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत शामिल है। अनुच्छेद 24 में क्या शामिल है? मानव का दुर्व्यवहार शामिल है, बाल श्रम रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं, कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का निषेध या उपयुक्त सभी। तो इसका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? अनुच्छेद 24 के अंदर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कारखानों में बच्चों की नियुक्ति का जो निषेध है वो इसके अंदर है। मानव का दुर्व्यवहार इसके अंदर नहीं है अनुच्छेद 24 में, यह बच्चों से संबंधित है। पोक्सो अधिनियम की निगरानी हेतु उत्तरदायी कौन है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, महिला व बाल विकास मंत्रालय या ए एंड बी दोनों। तो देखो पोक्सो अधिनियम 2012 जो 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था, इसकी निगरानी हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी है और प्रत्येक राज्य का जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग है वो भी जिम्मेदार है। इनका कौन कौन अभी वर्तमान में मंत्री वगैरह है, किसके अंडर में है, वो मैंने सारी जानकारी पहले वाले वीडियो में दे दी है, जरूर देखना। नेक्स्ट, बाल श्रम अधिनियम में शामिल खतरनाक व्यवसाय है। बाल श्रम के अंदर बाल श्रमिक कौन होता है? जिसकी आयु 14 वर्ष से अधिक ना हो। ज्वलनशील पदार्थ, उत्खनन, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रियाएं या उपयुक्त सभी। देखो जो ज्वलनशील पदार्थ वगैरह होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, वहां पर जो उत्खनन वगैरह जहाँ होते हैं खदानों में, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं दी गई है, या इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी खतरनाक व्यवसाय में शामिल है। बाल श्रम के दुष्प्रभाव में शामिल है बच्चों के विकास में बाधक, यानी बाल श्रम होगा, बाल श्रम यदि बच्चा करेगा कम उम्र में, यदि वो हार्ड वर्क यदि करेगा तो जिसे क्या होगा, बच्चे का विकास रुक जाएगा, बाल श्रमिकों का शोषण भी होगा, बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब ये नीचे आप देख सकते हैं स्टडी एग्जाम एकेडमी का हेल्पलाइन जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको दिया गया है। किसी प्रकार का फालतू का एसएमएस नहीं करें,
यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, करना है, तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं 8529144016। धन्यवाद साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी लाइक और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक दिया करो, चाहे गालियां भी दो लेकिन नीचे कमेंट किया करो। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो अनलाइक भी कर दिया करो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करो, लेकिन कमेंट जरूर कर दिया करो, चाहे कमेंट में गालियां भी दो आप। धन्यवाद, जय हिंद।